हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एएसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एएसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोज़ में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्यम को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 64.2 करोड़ लोगों ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया। तो तेलंगाना की। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी, नाम क्या है, कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा विजय भारती सयानी को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। तो गौतम अडानी ने। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है। तो 1 जून को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा। तो चेन्नई तमिलनाडु में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है। 31 मई को। वहाँ जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा जेपी नड्डा को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है। तो 25 जून को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्जाम में दोस्तों जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा प्रिपेयर कर दिया गया है और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया है। 7 जून को। नेक्स्ट,
जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडिया। ध्यान रखेंगे। वह विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया है? तो 8 जून को। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न वैकेंसीज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को और उनके ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं दोस्तों, आप जानते हैं। बात की जाए एसएससी में तो आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस है, फिर आपकी जीडी है। रेलवे में बात की जाए आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में आप फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका दोस्तों जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने लगा दी गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना ही दोस्तों एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 8 शास्त्रीय नृत्य के लोकेशन को देखेंगे, जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक तरफ दिया गया दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला आपका सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यार शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों जहाँ से डायरेक्टली आपको लोकेशन बताने होते हैं। आप चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट आपके शास्त्रीय नृत्य से निकलते हैं, सब कुछ A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वे संबंधित हैं। अगला पॉइंट है आपका, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकरदेव है, ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट होता है। शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम में, ध्यान रखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे लगे दोस्तों जो कि हजारों हजार बार पूछे गए हैं। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कलाकार, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, पिसंती माला और लीला सैमसन। इनको पूरी तरह से रट डालेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको शास्त्रीय नृत्य से क्लियर करना है। एक एक शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं। अब भरतनाट्यम से जुड़े दोस्तों आप पुरुष कलाकार देखेंगे, तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? सुपर क्वेश्चन है आपका, तो वो भी कथकली है। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे, तो शांताराव हो गया, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर, ध्यान रखेंगे। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन लगाकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ऑप्शन से कभी क्लियर नहीं हो सकती, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। अगला आपका कथक है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से देखेंगे जो फैक्ट निकलते हैं। पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने कथक के एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज,
सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? कुचिपुड़ी, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार आप देखिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गया, राजा और रद्धा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तपति। सबको आप रट डालेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका पॉइंट क्या है, ओडिसी लगा हुआ दोस्तों जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे हजारों बार पूछा गया होगा। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और मादगी मुदगल। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका मणिपुरी लगा हुआ जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया था? मणिपुरी है। मणिपुरी नृत्य के कलाकार देखिए, कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, उसके बाद में गोपाल सिंह। ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट आपका सत्रिया लगा हुआ जो कि दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकर देव थे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। पूरी तरह से आप क्लियर रखने। इतना दोस्तों आपको अपडेट रखने होंगे अगर आपको शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चंस को सही करने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट मस्ट सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके ना मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग ए टू जेड सारी चीजें कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है आपका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। अगला पॉइंट, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा उठाए जाते हैं ए टू जेड वहाँ पे पूरी तरह से कवर किए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का था। ध्यान रखेंगे। अब योजना आयोग की बात हुई है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। पूरे फैक्ट को आप ध्यान रखें, जितने हम एक एक कॉन्सेप्ट में दे देते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक।
मॉडल की बात की जाए तो पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ ध्यान देंगे जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब नोट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये सारे फैक्ट हजारों बार पूछे गए हैं, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़ेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो मॉडल डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। बात की जाए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ? ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखेंगे। बात की जाए छठी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो समय अवधि थी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहला पॉइंट यहाँ से देखिएगा, सुपर है। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। देखिए कि कॉन्सेप्ट में कितने फैक्ट हम डाल देते हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी फाइट है आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में। आप जानते हैं सीटें कितनी है और कंपटीटर कितने हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो उच्चतम करने का प्रयास करें। चलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए। समय अवधि 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, समय अवधि थी 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। यहाँ से जो हमारे फैक्ट निकलते हैं देखिएगा दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 2007 से 12। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना समय अवधि थी 2012 से 17। मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। सारे फैक्ट आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आप जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय चलाई गई थी। इसके बाद में दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, जो कि हम दोस्तों करंट में पूरी तरह से कवर करते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। नए वर्जन कंबाइन एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। बिहार एसएससी की जो दोस्तों 10+2 की वैकेंसी लगी हुई है, इसका तीसरी बार हमारे द्वारा नया वर्जन रेडी किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीएस, जीके और दोस्तों यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के भी पीडीएफ नए वर्जन हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था आपका सुपर टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मोस्ट वाइज सीट आपके सामने लगाएगी दोस्तों। बेसिक से लेकर यानी A to Z जितने भी फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब A to Z आप लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने
और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले उसको देखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब यहाँ से पहला पॉइंट देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। अगला पॉइंट है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज निकायों के दायरे में दोस्तों 29 कार्यों को शामिल किया गया, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों आपका ये 11वीं सूची में आता है। इसमें टोटल 29 कार्य शामिल किए गए हैं। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बनाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर ट्रेंड से दोस्तों हर तरफ से हम क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, जो टॉपिक दोस्तों आपके सामने हम लगाते हैं। अब 4 क्वेश्चन सबसे पहले आप पंचायती राज व्यवस्था से कवर कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, ध्यान रखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उनको आप देख लीजिए दोस्तों। एनालिसिस कोड विभिन्न माध्यम से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात की जाए दोस्तों हनुमंत राव समिति की, जो कि गठित की गई थी 1983 में। GBK राव समिति गठित की गई थी 1985 में। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में। और थुंगन समिति दोस्तों गठित की गई थी 1989 में। सब कुछ पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन आप कवर कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर हजारों बार पूछा गया है। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। इतना दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। पंचायती राज व्यवस्था से किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए, आपके क्वेश्चन मिस ना हो। और ये कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से लग गया दोस्तों? पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिभ्रमण को लेकर हमारा क्वेश्चन आया जियोग्राफी से। तो दोस्तों हम लोग अगर इस तरह से पृथ्वी को कवर करेंगे तो पृथ्वी दोस्तों सौरमंडल का एक उपग्रह आप लोग जानते हैं, तो सौरमंडल को भी आप लोग कवर करेंगे। यानी जो सीट आपके सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इसमें अपडेट किए गए हैं, अच्छे से आप रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमारे क्या ट्रेंड हो सकते हैं, लेवल क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं, कौन से नहीं, इस तरह से दोस्तों प्रिपेयर करके आपको वीडियोस और जो PDF हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए सब कुछ दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है, आप लोग जानते हैं। पृथ्वी की सतह का दोस्तों 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लोग पॉइंट देखिए। पहले क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया, ध्यान रखेंगे। जो ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है, मध्य भाग को मेंडल कहा जाता है, और पृथ्वी के दोस्तों आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये पॉइंट देखिएगा। सौरमंडल में दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। पृथ्वी का नंबर 5वां है, शुक्र है, मंगल, बुध है। और सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको आप रट डालेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कीजिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? शुक्र एवं मंगल के। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए थे? मंगल एवं बृहस्पति के। आगे बढ़िएगा, सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। सौरमंडल में बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम दोस्तों ग्रह तो शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक तो ध्रुवों पर होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से लगा है। क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में ही, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। पॉलिटी से आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, सुपर क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं आपके एग्जाम्स के लिए।
सीट आपके सामने 100% सब कवर है, इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए आप लोग इंपॉर्टेंट दोस्तों जितने भी फैक्ट यहाँ से हो सकते हैं उनको आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही इतना का आंसर दोस्तों बहुत बार पूछा गया होगा, हजारों बार। आगे बढ़िएगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों प्रावधान किए गए उनको आप लोग कवर कीजिएगा। देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। बात की जाए अनुच्छेद 40 का, तो इसमें प्रावधान है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ध्यान रखेंगे, दोनों ट्रेंड से ध्यान रखें दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन ट्रेंड घुमा दीजिए, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए दोस्तों, जिसमें नागरिकों के लिए एक समाज सेवी संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट देखिए दोस्तों, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्यंत्र। आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट में सीट आपके सामने लगाई दी गई है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, सीट को पूरी तरह से अपने सामने करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरवद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये शहनाई वादक हैं। और गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद रहमान खान, एक नाम पखावत से संबंधित है। एक ही नाम टीबी गोपालकृष्ण मृदंग से हैं। एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम शिवकुमार शर्मा संतूर से हैं। एक ही नाम असद अली खां रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं। और ये नाम दोस्तों अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबार से। इतना आप दोस्तों जब चाहे 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से हम अपडेट कर दिए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन कहाँ से लगा हुआ दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। मिडल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। मोस्ट में सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब A to Z आप लोग पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट हमारा, पहला पॉइंट, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। अगला पॉइंट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। वह मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक मनाता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुलाम वंशाय जिसने शासन किया 1206 से 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंशाय जिसने शासन किया 1290 से 1320 तक। उसके बाद में तुगलक वंशाय जिसने शासन किया 1320 से 1414 तक। फिर आया दोस्तों सैयद वंश जिसने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचों दोस्तों लोधी वंशाय जिसने शासन किया 1451 से लेकर 1526 तक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। विभिन्न ट्रेंड से क्वेश्चंस दोस्तों आपको कोड के माध्यम से
मिलाने के लिए सब कुछ दोस्तों दिए जाते हैं। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े 5 सवाल। आगे बढ़िएगा, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एक एक क्वेश्चन सुपर है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। और किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरहूनी ने। आगे बढ़िएगा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवानी अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ध्यान रखेंगे, सब कुछ आप रट डालेंगे दोस्तों। आगे बढ़िएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमूर खुसरो ने। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस के कुछ टॉपिक्स ऐड करना चाहते थे, लेकिन वीडियो आपका लंबा चला जाएगा, तो दोस्तों अन्य वीडियोस में हम लोग ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।